हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स लेक्चर की सीरीज में आज जो एंटीबायोटिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है। किसके लिए? जब भी कोई एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज और भी हैं, इसका स्पेक्ट्रम भी आप देखेंगे, लेकिन मेनली ये क्या करता है, हमारे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, एनारोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्लिंडामाइसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है, तो उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन बेसिकली हमारी क्या है, लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक है। अब इसे लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है, लिंकोसामाइड मॉइटी को कैरी करता है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक कौन है, क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, लिंकोसामाइड क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो रिंग है, देखो इसको अगर हम स्ट्रक्चरली समझेंगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर में जो कॉमन दिखने वाला है, जो बेसिक मॉइटी है, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। आपको एक तो पायरोलिडीन रिंग दिखाई देगी, ये हमारी पायरोलिडीन रिंग है। ठीक है, और पायरोलिडीन रिंग आपकी किसके साथ फ्यूज होगी? आपकी वो फ्यूज होगी, और जो फ्यूजन होगा वो किसके थ्रू होगा? अमाइड ग्रुप के थ्रू होगा। अमाइड ग्रुप क्या होता है? CONH, सबको पता है। और ये फ्यूज हो जाएगी एक पायरानोज स्ट्रक्चर के साथ। तो पायरानोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, लाइक दिस। आपको इस तरीके से फ्यूजन दिखाई देगा। तो ये आपकी क्या है, ये रिंग का नाम क्या है? पायरोलिडीन रिंग है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री पार्ट हम देख रहे हैं, ये पायरोलिडीन रिंग है। ये आपका CONH कौन सा ग्रुप होता है? हमारा अमाइड ग्रुप होता है। तो ये क्या है, हमारी अमाइड लिंकेज है। ठीक है, अमाइड ग्रुप के थ्रू आपका जुड़े हैं दोनों। और ये आपकी क्या है, पायरानोज। पायरानोज सबको पता है, पायरानोज रिंग क्या होती है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है ना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, और जब उसे रिंग फॉर्म में हम ले आते हैं, दो टाइप की रिंग बनती है, एक पायरानोज एक फ्यूरानोज, है ना। तो जब हमारी 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? पायरानोज बोलते हैं। मैं इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा रही हूँ, HOH का भी नहीं दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको पता है HOH किस तरीके से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली एक क्या है, आप बोल सकते हैं एक शुगर रिंग है। ठीक है, ग्लूकोज की मॉइटी है, पायरानोज रिंग ग्लूकोज का ही क्लोज स्ट्रक्चर होता है, वो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है। और जब मैं आगे इन फ्यूचर आपको ग्लूकोज पूरा समझाऊंगी बायोकेमिस्ट्री में, तो वहां पे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो ये पूरी रिंग आपको दिखाई दे रही है, पायरोलिडीन प्लस पायरानोज रिंग फ्यूज्ड विद अमाइड लिंकेज, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकोसामाइड। यही आपका क्या है, लिंकोसामाइड का स्ट्रक्चर है, लिंकोसामाइड। ठीक है, अमाइड आ रहा है ना इसमें, तो लिंकोसामाइड वैसे अगर याद करना है, लिंक है ना, अमाइड जिसको क्या कर रहा है, अमाइड ग्रुप से जो लिंक हो रहे हैं दो मॉइटी, वही हमारा लिंकोसामाइड है। तो इसमें आपके सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होंगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि क्लिंडामाइसिन में कहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, बट बेसिक मॉइटी आपकी ये रहेगी। समझ में आ गया लिंकोसामाइड क्यों बोलते हैं? अब नेक्स्ट थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करती है, इसका वर्क क्या है। तो सिंपल वन लाइन डेफिनेशन तो यही है इसकी कि ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जब आप किसी को भी क्लिंडामाइसिन दोगे, ठीक है, क्लिंडामाइसिन दोगे तो क्लिंडामाइसिन क्या करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती है, केवल क्या करती है, ग्रोथ को इनहिबिट करती है। यानी कि ग्रोथ इनहिबिट करना मतलब मल्टीप्लिकेशन को रोकेगी। वो जो बैक्टीरिया बार बार आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, तो उसे होने से रोक देगी, लेकिन बैक्टीरिया को खत्म नहीं करती है। ध्यान रखेंगे। तो हमारी जो लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक है क्लिंडामाइसिन, ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। नेक्स्ट क्या है, साइडल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि ये क्या करती है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही कारण है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, यानी कि क्लिंडामाइसिन अगर आपने ली है तो वो आपका क्या करेगी, ब्रेन में एंट्री नहीं ले पाती है। इसीलिए कभी भी क्लिंडामाइसिन को हम ब्रेन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं, CNS रिलेटेड, वहां पे हम यूज नहीं करते हैं।
ठीक हो गया। और अगर कर भी रहे हैं तो इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग करेंगे, ताकि जो इन्फेक्शन अगर पेरिफेरी का है उसे तो क्लिंडामाइसिन क्योर कर देगा, क्योंकि बहुत अच्छी ड्रग है, अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। और जो सीएनएस पे जो ड्रग एक्ट कर सकती है वो सीएनएस पे एक्ट करेंगी। ठीक हो गया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया को ये कवर करती है। तो जैसे इसका स्पेक्ट्रम ना सेम इरिथ्रोमाइसिन की तरह है, जैसे हमने मैक्रोलाइड में पढ़ा था ना, मैक्रोलाइड में इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्जिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन पढ़े थे, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल आपका क्लिंडामाइसिन उन्हीं से मिलता है। इवन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका उसी की तरह है। बट डिफरेंस क्या है कि एक बहुत स्पेशल वैरायटी हमारी बैक्टीरिया की है, ठीक है, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसे ये कवर करता है लेकिन वो नहीं करता है। यानी कि अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो क्लिंडामाइसिन काम कर जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन या उससे रिलेटेड आपकी मैक्रोलाइट्स नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम रहेगा। तो स्पेक्ट्रम देखो इसका भी उसी की तरह है। ग्राम पॉजिटिव जो हमारे ग्राम पॉजिटिव आपके एरोब एंड एनारोब दोनों के अगेंस्ट काम करता है। एरोब एनारोब समझ में आते हैं। एरोब्स आपके वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपके क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एनारोब कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और एनारोब्स भी देखो दो टाइप के आते हैं, और एरोब्स भी, एक तो होते हैं फैकल्टेटिव होते हैं, एक होते हैं आपके जो बिल्कुल ऑब्लिगेट होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं उसे थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। दो टाइप के आपके आएंगे, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, दोनों में ही। ठीक है, इसमें भी एनारोब भी दो टाइप के ही होंगे, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। तो समझो, एरोब्स मैंने क्या बोला, एरोब्स वो होंगे जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, है ना, एरोब्स जो होते हैं। अब फैकल्टेटिव क्या होते हैं, फैकल्टेटिव ऐसे एरोब्स, अगर फैकल्टेटिव एरोब्स की बात करो तो फैकल्टेटिव एरोब्स वो एरोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो अपना ठीक है सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन आपका क्या है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, इसीलिए इनको फैकल्टेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये एरोब है, ठीक है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन ना मिले तो भी ये दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे को चूज कर लेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। अब ऑब्लिगेटरी क्या होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल डटे हुए अपनी जगह पे। ये ऑब्लिगेट एरोब्स वो होंगे जिनको ऑक्सीजन ही चाहिए, उनका काम नहीं चलता, अगर ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेंगे। सेम विद एनारोब। फैकल्टेटिव जो होते हैं थोड़े एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं पे है तो वहां पे भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। ऑब्लिगेटरी जो एनारोब होंगे वो ऐसे होंगे कि भाई जिनका कोई एडजस्टमेंट उन्हें नहीं करना, उन्हें बस क्या चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वो सर्वाइव करेंगे। ऑक्सीजन कहीं पे है तो ये बैक्टीरिया आपके कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। आई होप फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट का मतलब समझ में आ गया होगा। फैकल्टेटिव जो एडजस्टिंग नेचर के हैं, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो काम चला लेंगे। लेकिन ऑब्लिगेटरी क्या होते हैं, वो होंगे जो अपनी शर्तों पे टिके हैं कि भैया ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव का स्पेक्ट्रम, यानी कि ये क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चाहे वो एरोब हो एनारोब हो, दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। ठीक है, और अगर ग्राम नेगेटिव का स्पेक्ट्रम आप देखोगे कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें केवल ये एनारोब के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है केवल उनके अगेंस्ट काम करेंगे, एरोबिक के अगेंस्ट ये काम नहीं करते। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जिन्हें होती है, उनके अगेंस्ट आपका क्लिंडामाइसिन काम नहीं करता है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में दोनों के अगेंस्ट करेगा, ग्राम नेगेटिव में केवल एनारोबिक के अगेंस्ट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हें ही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक, ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव के केस में हमारे देखो कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन है वो स्ट्रेप्टोकोकाइज आपके कवर करेगा। स्टेफाइलोकोकल,
स्टेफाइलोकोकस जो है आपका, उसे भी ये कवर करेगा। अगर उनका इन्फेक्शन है तब भी क्लिंडामाइसिन आप काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नोकार्डिया। नोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वहां पे भी आपका ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस का इन्फेक्शन है तो भी काम करेगा। नेक्स्ट है आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो बीमारी हो गई, टॉक्सोप्लाज्मा लिख देती हूँ, ठीक है। ये अगर आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो तब भी ये काम करेगा, ठीक है। अब अगर ग्राम नेगेटिव की हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव में मैंने बोला ये केवल एनारोब के अगेंस्ट काम करता है और सबसे क्लासिक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हमारे कंसर्न है हमें जिनसे, उसी की हम बात कर रहे हैं। ये है आपकी बैक्टीरियो दिस, ठीक है, बैक्टीरियोडिस फ्रेजाइलिस या बैक्टीरियोडिस फैमिली है, उसके अंदर दो आते हैं आपके। एक तो हो गया बैक्टीरियोडिस फ्रेजाइलिस, एक हो गया बैक्टीरियोडिस नॉन फ्रेजाइलिस। ये हमारे बैक्टीरिया हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिंडामाइसिन की कवरेज में आते हैं। देखो बाकी तो क्या है, सारे वही हैं जो हम इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड में हमने पढ़े हुए हैं, वहां ये भी काम, वो भी इन सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ये भी कर रहा है। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव एनारोब, जो कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस है, ठीक है, और बैक्टीरियोइड्स नॉन फ्रेजाइलिस है। इन दोनों के अगेंस्ट, दोनों ही एक ही जैसी स्पीसीज है, भी मैं वेरिएशन बता दूंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये इसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेक्ट्रम है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ जिसे आप समझेंगे, ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखो क्या है, आप क्या देखोगे, जो हमारा क्लिंडामाइसिन है, ठीक है, क्लिंडामाइसिन ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, आपके जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम समझते हो, ठीक है, स्टमक से जस्ट ऊपर है, चेस्ट कैविटी के एंड में, डायाफ्राम से ऊपर के जितने भी आपके इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और वो भी कौन से, एनारोबिक इन्फेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज ये तो एनारोबिक, वो भी ग्राम नेगेटिव, ये तो मैंने बताया ही है कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल में आपको पता है पेनिसिलिन भी यूज होता है, सेफेलोस्पोरिन भी यूज होता है, सेम विद ऑल दीज, ठीक है। बहुत सारी एंटीबायोटिक है जो इन इन्फेक्शन में यूज होती है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव एनारोबिक जो इन्फेक्शन है बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोडिस फ्रेजाइलिस है या नॉन फ्रेजाइलिस है, इनसे जो इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे क्लिंडामाइसिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसमें भी ये समझो कि जो हमारे डायाफ्राम से ऊपर के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ना, चाहे आपका इन्फेक्शन चेस्ट में हो रहा हो, ये ओरोफेरेंजियल रीजन में हो रहा हो, ठीक है, ओरल कैविटी या फेरिंग्स वाले रीजन में है, या कुछ भी हो सकता है आपका इस एरिया में, तो अगर ऐसा इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो वहां पे हम क्लिंडामाइसिन को यूज करते हैं। अगर मान लो डायाफ्राम से नीचे आपके स्टमक में, गट में, कोलॉन में, ऐसे यहाँ पे, या यूरिनरी ट्रैक में, जेनिटल ट्रैक में, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां क्लिंडामाइसिन काम नहीं करेगा, वहां पे हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। मैं इसके इन्फेक्शन को बता रही हूँ आपको, ग्राम नेगेटिव एनारोब के इन्फेक्शन के बारे में बता रही हूँ कि अगर किसी इंसान को ग्राम नेगेटिव एनारोब का इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में भी दो चॉइस हमारे पास हैं, पहली हो गई क्लिंडामाइसिन, दूसरी हो गई हमारी मेट्रोनिडाजोल, जो हम आगे आने वाले, ये तो हम कवर भी कर चुके हैं, मेट्रोनिडाजोल है ना, एंटी अमोइबिक ड्रग आपने पढ़ाया है मैंने आपको, वहां पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से चूज किसे करोगे, तो याद रखोगे कि डायाफ्राम से ऊपर के जो इन्फेक्शन है, आपका जो डायाफ्राम है, चेस्ट के नीचे का हिस्सा, उससे ऊपर की कैविटी के जो इन्फेक्शन है वहां पे तो हम यूज करेंगे क्लिंडामाइसिन को, और नीचे के इन्फेक्शन में हम यूज करेंगे मेट्रोनिडाजोल को, ठीक है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल फ्रेजाइलिस होता है ना, ये आपको डायाफ्राम से नीचे ही, इसकी लोकेशन क्या है देखो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे गट में प्रेजेंट होता है, गट कोलॉन, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरियल नॉन फ्रेजाइलिस आपका अपर रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर इसके ओरिजिन की बात करोगे तो इसकी ओरिजिन है ओरोफेरेंजियल रीजन, ओरोफेरेंजियल, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लिंडामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरियोइड्स नॉन फ्रेजाइलिस के अगेंस्ट काम करता है, जबकि बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस के अगेंस्ट जो काम करेगा वो कौन है, हमारा मेट्रोनिडाजोल,
ठीक है, इससे आपको ये पॉइंट कवर हो जाएगा आपका दोनों के बारे में, क्योंकि बैक्टीरियोइड्स की दो स्पीसीज हमारे पास है, एक तो फ्रेजाइलिस, एक नॉन फ्रेजाइलिस। फ्रेजाइलिस जो होता है वो आपका कहाँ है, गट और कोलोन एरिया में है, यानी कि चेस्ट कैविटी नीचे का एरिया में है, और जबकि नॉन फ्रेजाइलिस आपके अपर एरिया में है। और ये जो हमारा क्लेंडामाइसिन होता है वो नॉन फ्रेजाइलिस जो है उसके अगेंस्ट ज्यादा अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि फ्रेजाइलिस के अगेंस्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसका प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी देखेंगे तो नॉन फ्रेजाइलिस के लिए यह काम करता है, जबकि मेट्रोनिडाजोल आपके गट कोलोन में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे आप किसको यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल। तो दोनों का समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कवर हुआ, हमें स्पेक्ट्रम पता चल गया कि भाई ग्राम पॉजिटिव तो कॉमन ही है, एरोब एनारोब दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को ये कवर करता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में केवल हमारा एनारोब्स को कवर करेगा, यानी कि उन बैक्टीरिया को जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपके सर्वाइव कर सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, और बाकी आपके देखो ग्राम पॉजिटिव के केस में ना, ग्राम पॉजिटिव जो हमारे एनारोबिक है, ये जो जितने एग्जांपल मैंने आपको बताए थे ये आपके मैक्सिमम इसमें कौन से हैं, एरोबिक के एग्जांपल है। ये सारे जितने आपको मैंने बैक्टीरिया बताए हुए हैं ना, ये एरोबिक के एग्जांपल हैं। अगर हम एनारोबिक को करना चाहें तो एनारोबिक को आप कर सकते हो। सबसे पहला है हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी किसका है, आपका डिप्थीरिया का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंज। तो इस तरीके के आपके क्या है, सॉरी ये क्लोस्ट्रीडियम डिप्थरी इसमें नहीं आएगा, तो ग्राम पॉजिटिव का एग्जांपल है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजिस में आ गया, इसमें ही आप कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी को ऐड कर लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव का एरोबिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक्टोबैसिलस। हाँ, लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो खुद में क्या है, आपका एनारोबिक है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है लेकिन एनारोबिक के अंदर आता है। और इनमें से भी जो ये एक्टिनोमाइसिस है ना, इसे यहां से हटा लो। एक्टिनोमाइसिस भी हमारा क्या है, पहले हमने कंबाइंड लिखा था ना, एक्टिनोमाइसिस जो है हमारे, ये भी हमारे क्या है, एनारोब है। तो एनारोब और एरोब दोनों हमने इंक्लूड कर लिए। ठीक है, एरोबिक में ये आ गए और एनारोबिक में ये आ गए, तो इन सब के अगेंस्ट ये क्या है, आपका इफेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, चलिए थोड़ा सा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात करें आप, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारी क्लेंडामाइसिन है ओरली बहुत अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ओरल भी इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूट क्या क्या हो सकता है, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ओरल रूट से आप दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, इंट्रावेनस भी दे सकते हो, तीनों ही रूट एप्लीकेबल हैं, यूज की जा सकती हैं। ओरल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। चलिए, इसकी टी हाफ की बात करते हैं। तो टी हाफ जनरली इसकी कितनी होती है, आपकी लगभग 3 आवर्स इसकी क्या है, टी हाफ है। 3 घंटे तक टी हाफ समझ में आता है ना, जितनी देर में ये अपनी कंसंट्रेशन का हाफ हो जा रहा है। अगर आपने 300 mg दे रखी है तो वो कितना घंटा ले रहा है 150 mg पहुंचने में ब्लड में, है ना। तो कम आधा कितने में हो रहा है, तो 3 घंटे ले रहा है बेसिकली। तो इसीलिए इसकी जो डोजिंग होगी, आपकी डोजिंग हम क्या करते हैं, 6 आवरली दी जाती है। 6 आवरली मतलब 6 घंटे में एक बार आप इसकी डोज दे देंगे। अगर मान लो इन्फेक्शन ज्यादा माइल्ड है या मॉडरेट लेवल का है तो 150 to 300 mg तक काम कर जाती है, हर 6 घंटे में दे दो। और अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो डोज फिर बढ़ानी पड़ती है, अप टू 450 mg तक हम दे सकते हैं। ठीक है, और लेकिन दी ऐसे ही जाएगी 6 घंटे में। ठीक है, तो ये टी हाफ का हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन की। जहां तक बात करते हैं तो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है, जो मैं एक पॉइंट तो आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। बट क्या है इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये क्या करता है आपका, जो मैंने पहले ही बताया है, ये क्या करता है आपका, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, डजंट क्रॉस ट्रिपल बी, तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा
इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो 60 टू लगभग 80% ये क्या करती है आपकी पीपीबी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड रहती है, ठीक है। अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन आपकी प्रोटीन है जिसके साथ ये बाइंडेड रहती है। तो आपको पता है जितना ज्यादा ड्रग प्रोटीन से बाइंड होगी उतना ही ज्यादा उसका ड्यूरेशन रहेगा ऑफ एक्शन, है ना, उतने लंबे टाइम तक वो काम करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 60 टू 80% ये क्या रहती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड रहती है। तो कह सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोटीन्स उसे धीरे धीरे रिलीज करेगी इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो है मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्लिंडामाइसिन है वो बहुत एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है, और मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन सा है, अगेन CYP3A4 और CYP3A5। ये साइटोक्रोम के एंजाइम है आपके, ठीक है। जो हमारे क्या है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है आपके। तो ये आपके एंजाइम्स आपको पता है बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो इनके थ्रू ही क्या होता है आपका जो क्लिंडामाइसिन है ये क्या होता है मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन ध्यान रखेंगे कि एक्सक्रीशन जो होता है इसका यूरिन और बाइल दोनों में होता है, ठीक है। किडनी के थ्रू भी एक्सक्रीट होगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और दूसरा ये हमारा बाइल के फॉर्म में जो लीवर बाइल बना रहा है, तो लीवर में जब ये मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी तो वहां से भी इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा इन द बाइल, ठीक है। बाइल कहाँ आता है हमारी लीवर से, कहाँ आता है हमारी इंटेस्टाइन में आता है ना, और इंटेस्टाइन से वाया रेक्टम आपका फीसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फीसेस में इसके ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। तो ये है इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, हर ड्रग की ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान में आपने रखनी है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका सेम वही मैकेनिज्म है जो क्लोरामफेमिकोल का है, जो इरिथ्रोमाइसिन का है। क्या था मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, ठीक है। ये क्या करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो बैक्टीरिया के अंदर हो रही है उसे इनहिबिट कर देगा, और जो टारगेट होगा इसका एक्चुअल में वो 50th सब यूनिट पे जाके बाइंड होगा। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्लिंडामाइसिन भी सेम आपका इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेमिकोल की तरह 50th सब यूनिट में बाइंड होता है, और 50th सब यूनिट में भी किससे बाइंड होता है, ये हमारा एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम राइबोजाइम भी बोलते हैं, और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी एंजाइम उसका नाम है, उसके साथ ये बाइंड होता है। उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, उसको फंक्शन नहीं करने देता है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे बट करेंगे जरूर। हमें पता है कि अगर हम 50S को लेके चलते हैं, हमें पता है कि राइबोसोम में क्या होती है हमारी 30S सब यूनिट होती है, एक होती है 50S सब यूनिट होती है। ये किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड होती है वो मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल में देखनी है तो आप टेट्रासाइक्लिन के लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। वहां मैंने डिटेल में बताया हुआ है, स्टेप पूरे बताए हुए हैं क्लियर, उसे बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना, टाइम वेस्ट होता है। ये हो गया हमारा क्या mRNA। मैंने आपको बताया था कि कैसे 30S सब यूनिट के ऊपर, ये हमारी 30S सब यूनिट है, इसके ऊपर किस तरीके से mRNA आके बैठ जाता है, जो कि DNA ने बनाया है mRNA ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले mRNA में हमें पता होते हैं कि हमारे कोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इन्हीं कोड के एंटीकोड कौन लेके आता है, tRNA लेके आता है। और जो 50S सब यूनिट है इसमें हमारी हमारी क्या होती है स्पेशल साइट होती है, एक ई साइड इजेक्शन साइड, यहाँ से tRNA बाहर निकलता है, पी साइड यहाँ पे फर्स्ट tRNA आता है। इवन 50S सब यूनिट के यहाँ बाइंड होने, इसके ऊपर आने से पहले, mRNA के ऊपर आने से पहले एक tRNA ऑलरेडी आ चुका होता है, ठीक है, फिर जाके 50S सब यूनिट बैठती है, और एक होती है हमारी ए साइड, ठीक है, अमीनो एसाइड tRNA साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक tRNA मैंने बताया आपको 50S सब यूनिट के बैठने से पहले, इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर आने से पहले ही एक tRNA पहले ही यहाँ पे एंटीकोडॉन लेके आया हुआ है। और आपको पता है कि tRNA एंटीकोडॉन कौन दे रहा है, एंटीकोडॉन एक अमीनो एसिड है, tRNA किसको लाता है, एक अमीनो एसिड को लेके आता है, और ये अमीनो एसिड ही क्या करते हैं
स्पेसिफिक एंटीकोडॉन्स को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड थे, एमआरएनए में जो कोड था उसका एंटीकोड कौन लेके आया? टीआरएनए। कैसे लाया? अमीनो एसिड को लाया जिसके पास वो कोड थे। ठीक है, सेम प्रोसेस होगी। फिर मैंने क्या बताया था, फिर नेक्स्ट हमारा टीआरएनए आएगा, वो कहाँ पे आएगा? ए साइड में आएगा। ठीक है, पी साइड में तो एक इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स पहले ही बन चुका था, अब ये एक टीआरएनए आया। टीआरएनए फिर से एक दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा। कौन सा अमीनो एसिड होगा भाई? जो इसके एंटीकोडॉन कैरी करेगा, क्योंकि इसकी कोडिंग होनी है। ठीक है, तो इसके एंटीकोड जो होंगे वो लेके आ गया, वो पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड लाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यही हमारी 50th सब यूनिट में एक स्पेशल हमारे पास एंजाइम है। वो एंजाइम कौन है हमारा? ये है वो एंजाइम, ये है हमारा राइबोजाइम। ठीक है, ये जो राइबोजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, यही वो एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करता है? देखो, पी साइड में पहले से टीआरएनए आया था अपना अमीनो एसिड लेके, ए साइड में भी टीआरएनए आ चुका है। अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में ये क्या बना देगा? इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। पहला काम क्या है इसका? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का। दूसरा काम क्या है कि ये जो अमीनो एसिड पी साइड में है ना, इसको इसके टीआरएनए से डिटैच कर देगा, लाइक दिस, डिटैच हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आपको जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? अमीनो एसिड अब इससे तो अलग हो गया है, तो फटाफट से कहाँ चला जाएगा? ए साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो कि अब ये अमीनो एसिड जो है वो कहाँ आ गया? ए साइड में आ गया, इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या है? अब देखो, इस वाले कोड का भी पहले एंटीकोडॉन आ चुका है, इस वाले का भी आ चुका है। तो अब ये नेक्स्ट जो होंगे आगे इसी तरीके से बहुत सारे कोड्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। धीरे धीरे करके सबका क्या बनना है? एंटीकोडिंग होनी है, यानी कि सबके रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स को आना है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनना है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? वन स्टेप खिसक जाएगा। ठीक है, फिर वन स्टेप खिसकेगा। कब तक ये प्रोसेस चलते रहेगी? कब तक ये बार बार ये प्रोसेस होगी? जब तक कि आपका टर्मिनेटिंग कोडॉन ना आ जाए। सपोज ये आपका टर्मिनेटिंग कोडॉन है यूएए, आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये तीन हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग कोडॉन है। किसी भी आपकी एमआरएनए में अगर ये कोडॉन आ जाते हैं ए साइड में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पूरा खिसकेगा है ना, तो ए साइड में अगर ये आ गया, जिस टाइम पे भी इसका नंबर आएगा इन तीनों में से किसी का भी, उस टाइम पे आपका क्या होगा? साइटोप्लाज्म में आपका क्या है? आपकी प्रोटीन है आपकी, जो क्या करती है? आपका ये फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन बनने से रोकती है, जिसको बोलते हैं हम रिलीजिंग फैक्टर। तो फटाफट से आके ए साइड में ये हमारा रिलीजिंग फैक्टर है। सपोज ये है, ये रिलीजिंग फैक्टर फटाफट से, अगर यूएए, सपोज यहाँ पे यूएए होता तो यहाँ पे टीआरएनए नहीं आता, कौन आता? ये रिलीजिंग फैक्टर आता और पूरी जो चेन को टर्मिनेट कर देता। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती ही नहीं, यही होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्लिंडामाइसिन है ये क्या करता है? इसी राइबोसोम और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को क्या कर देता है आपका? इसको हमारा इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा तो क्या होगा? ना तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ना पी साइड से ए साइड में अमीनो एसिड जाएगा। और अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब इन्हीं दोनों की कोडिंग, एंटी कोडिंग नहीं हुई है तो आगे तो जाने का मतलब होता नहीं है। तो इस तरीके से ग्लिंडामाइसिन क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि ये क्या करेगा? सेल की ग्रोथ नहीं होने देगा, डिफरेंशिएशन नहीं होने देगा। सेल को खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को इनहिबिट करेगा। क्यों? अगर मान लो प्रोटीन नहीं बनेगी तो नई सेल्स के लिए प्रोटीन कहाँ से आएगी? जो बैक्टीरिया है वो जब दूसरे बैक्टीरिया बनाएगा कैसे, जब आपके पास प्रोटीन ही नहीं है, क्योंकि मेन प्रोटीन से ही सब कुछ बनता है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब यहीं पे एक और पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट आपको बोला कि क्लिंडामाइसिन का मैकेनिज्म सेम हमारा किसकी तरह है? इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, इन तीनों ही ड्रग्स की, चाहे वो आपका क्लिंडामाइसिन हो, इरिथ्रोमाइसिन हो, क्लोरामफेनिकोल हो, तीनों की बाइंडिंग साइट क्या है? एक ही है। कौन है? राइबोजाइम। तीनों के तीनों इस राइबोजाइम को ही इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन सेम बाइंडिंग साइट नहीं होती है इनकी। हालांकि जो टारगेट है वो सेम है, एंजाइम सेम है, लेकिन उस एंजाइम में जो इनकी साइट है ना वो अलग अलग है। सपोज ये वो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा क्या है? राइबोजाइम है। तो क्या होगा इस एंजाइम में? इस तरीके से एक साइड मान लो यहाँ पे है,
एक की साइट यहाँ पे है, ठीक है, और एक की साइट यहाँ पे है, ठीक है। तीनों की बाइंडिंग साइड अलग है। क्लिंडामाइसिन आएगा तो वो यहाँ बाइंड होगा, क्लोरामफेनिकोल आएगा वो यहाँ बाइंड होगा, आपका कौन रह गया, इरिथ्रोमाइसिन आएगा वो यहाँ बाइंड होगा। यानी कि बाइंडिंग साइड तीनों की अलग है, लेकिन एंजाइम टारगेट तो एक ही है और एंजाइम को इनहिबिट तीनों के तीनों कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बीच में एक फिनोमेना होता है जो आपको ध्यान में रखना है, जो है म्यूचुअल एंटागोनिज्म। अब ये म्यूचुअल एंटागोनिज्म क्या है? म्यूचुअल मतलब जो आपसी सहमति से हो रहा है ना। तो इनमें यही होता है, इनका हिसाब किया है कि अगर मान लीजिए क्लिंडामाइसिन राइबोजाइम से बाइंड हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों की बाइंडिंग साइड में ऑल्टरेशन कर देगा। यानी कि अगर आपने क्लिंडामाइसिन दिया है और फिर आप इरिथ्रोमाइसिन या फिर क्लोरामफेनिकोल दे रहे हो, तो वो कभी भी राइबोजाइम से बाइंड नहीं हो पाएंगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एंटागोनिज्म। और सेम गोज विद एवरीवन, अगर क्लोरामफेनिकोल पहले बाइंड हो चुकी है तो वो इरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन को बाइंड नहीं होने देगी। यानी कि एक बाइंड हो गया तो उसने सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए, अब वो अपनी उनकी बाइंडिंग साइड में ऑल्टरेशन हो चुका है, अब वो बाइंड नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एंटागोनिज्म। तो ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों का आपका टारगेट सेम है, बाइंडिंग साइड हालांकि अलग अलग है, सेम एंजाइम पे टारगेट सेम है, तो ये क्या करती है, म्यूचुअल एंटागोनिज्म अंडरगो करती है कि प्रोसेस को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है म्यूचुअल एंटागोनिज्म। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अगेन अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल में देखनी है तो आप क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, वहां पे मैंने प्रोटीन सिंथेसिस आपको डिटेल में कराई हुई है, किस तरह से हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए यूजेस पे। ठीक है, यूजेस हम देख लेते हैं कि भाई क्लिंडामाइसिन के यूज क्या है। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब मैं बिल्कुल समराइज वे में आपको बता रही थी, वही बात अभी भी है कि अगर आपको पता है कि जो हमारा क्लिंडामाइसिन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो काम करता ही करता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये किसके लिए काम करता है, केवल एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। ग्राम पॉजिटिव में तो एरोबिक हो एनारोबिक हो दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करता है ना। और ग्राम नेगेटिव के केस में अगर बात करें तो केवल एनारोबिक के अगेंस्ट ये काम करता है। पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन आपके डायफ्राम से ऊपर के हैं, ठीक है, आपका इन्फेक्शन डायफ्राम से ऊपर किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड है, आपको ओरोफेरेंजियल रीजन में कोई आपका इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में हुआ है, हार्ट में हुआ है, अगर इस यहाँ चेस्ट कैविटी में कहीं पे भी आपका अगर इन्फेक्शन है, तो उस केस में तो आप क्या करेंगे, क्लिंडामाइसिन को यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपका क्या है, डायफ्राम से नीचे के अगर आपका इन्फेक्शन होते हैं विद द सेम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उस केस में आप किसको यूज करते हैं, मेट्रोनडाजोल को यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि अगर ग्राम पॉजिटिव के केस में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई अगर ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन है, सपोज अगर क्या है, आपको स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है, उसके अलावा आपका डिप्थीरिया का आपका इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने मेंशन किए थे, नोकार्डिया हो गया आपका, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, कि जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है उन केस में तो आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव के पास हमारे पास क्या है, फर्स्ट चॉइस हमारी दूसरी ही रहती है, लाइक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन इन सब केसेस में यूज होती है, लेकिन अगर कोई मान लो कि किसी को पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है, अगर पेनिसिलिन वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, क्लिंडामाइसिन को दे सकते हैं। तो क्लिंडामाइसिन का एक यूज तो ये बनता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जो मेजर इसका जो बोलते हैं ना, इसकी आप बोल सकते हो एक्सक्लूसिविटी है कि भाई औरों से अलग क्यों है, औरों से अलग ये इसी वजह से है कि ये ग्राम नेगेटिव एनारोब जो कि हमारा बैक्टीरियोडाइस आपका आता है फ्रेजाइलिस, उसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि देखो आपने इतने सारे एंटीबायोटिक पढ़े हैं तो सबके बारे में आपको पता है कि यूजेस बहुत मिलते जुलते हैं ना, हर टाइप के इन्फेक्शन में यूज हो रहे हैं, लेकिन होता है ना कि एक एंटीबायोटिक किसी एक एक्सक्लूसिव बैक्टीरिया के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव बैक्टीरिया कौन है आपका, कौन है भाई, बैक्टीरियोडिस फ्रेजाइलिस। ठीक है,
ये वो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव है ये, और क्या है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है। जनरली ये हमारे गट में भी प्रेजेंट होता है, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाए और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाए, तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, आपका सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोइडिस फ्रिजाइलिस है। और मैंने बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं बैक्टीरियोइडिस भी, एक है नॉन फ्रिजाइलिस, एक फ्रिजाइलिस है। फ्रिजाइलिस आपके एब्डोमेन से नीचे के एरिया यानी कि गट एरिया में होता है ये वाला बैक्टीरिया, और अगर नॉन फ्रिजाइलिस की बात करूं तो वो अपर एरिया में होता है, आपका ओरोफेरिंजियल रीजन में। ठीक है, ये वाली कैविटी में हमारा क्या मिलता है, हमें नॉन फ्रिजाइलिस मिलता है। तो दोनों का पता होना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में आपको केवल बैक्टीरियोइडिस फ्रिजाइलिस के बारे में ही बोला होगा, तो नॉन फ्रिजाइलिस भी एक वैरायटी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर भाई ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है तो हम यूज करते हैं, ग्राम नेगेटिव के केस में अगर बैक्टीरियोइडिस फ्रिजाइलिस इन्फेक्शन है तो क्लिंडामाइसिन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो है ना, जहाँ पे ये बहुत यूज होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये ग्राम पॉजिटिव के द्वारा ही हो रहा है ये इन्फेक्शन। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो अगर किसी को भी अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो रही है, जनरली ये ना इन्फेक्टेड फूड वगैरह से या किसी के आपके फीसिस के आपके कांटेक्ट में अगर आ रहे हो आप आसपास की लोकेलिटी में, तो वो उस वजह से आपको ये हो सकता है। तो ज्यादातर इन्फेक्टेड फूड की वजह से ये होता है, आपका प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन अगर मेंटेन नहीं किया है तो ऐसे केस में देखो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जनरली हमारी क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है, इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये इन्फेक्शन सीरियस कब हो जाता है, जब ये किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को होता है, लाइक HIV का पेशेंट है, किसी को एड्स है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही क्या है, बहुत आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वीक है। अगर ऐसे इंसान को ये टॉक्सोप्लाज्मा अगर उसके कांटेक्ट में आया, ये बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आया, तो उसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगी और वो भी बहुत सीवियर होगी। तो वहां पे ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, क्लिंडामाइसिन को यूज करते हैं, बट अगेन कॉम्बिनेशन में यूज करोगे। ठीक है, पायरिमिथामीन है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी पैरासिटिक ड्रग, इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम किसको देते हैं, क्लिंडामाइसिन को देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो पायरिमिथामाइन पैरासाइट एंटी पैरासाइट ड्रग ज्यादातर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सिस्ट को खत्म करने के लिए जनरली हम ये दे रहे हैं ड्रग। ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन, और ध्यान में ये रखना है कि क्लिंडामाइसिन जनरली आप क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी तो इसकी है ही है, ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, और अगर आपको यूज करना भी है तो इसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, क्योंकि इसका मैंने बताया था ना कि ये केवल डायफ्राम से ऊपर के इन्फेक्शन के लिए काम करेगा। अगर इन्फेक्शन डायफ्राम से नीचे भी फैला हुआ है तो फिर कौन काम करेगा भाई, है ना। तो उस केस में आप क्या करो, इसे कॉम्बिनेशन में देंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, न्यूमोसिस्टिस। न्यूमोसिस्टिस कैरिनी या जीरोवेसी इसे बोलते हैं आजकल, है ना, जीरोवेसी न्यूमोनिया। तो ये भी एक क्या है, आपका एक टाइप का निमोनिया है जो इस फंगस की वजह से, ये न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी जो है फंगस है बेसिकली, इसकी वजह से हमारा ये निमोनिया होता है। तो अगर किसी को ये वाला निमोनिया है, और ये भी स्पेशली ये भी किन लोगों को होता है, आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ज्यादा होता है, तो ये भी वहीं पे यूज होगा। क्लिंडामाइसिन अगर इस केस में यूज हो रहा है तो ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है या किसी भी तरीके से उसकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो उस केस में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इस टाइप का निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो हम क्या करेंगे, क्लिंडामाइसिन को एंटी मलेरियल ड्रग के साथ ही देंगे। लेकिन यहाँ पे एंटी मलेरियल कौन सी यूज होती है, प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन प्लस क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड इंडिकेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्ने वल्गैरिस। अगर किसी को एक्ने वल्गैरिस है, यानी कि एक्ने है, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हार्मोनल हो, किसी भी इश्यू से हो, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, टॉपिकली क्लिंडामाइसिन देते हैं। बहुत पोटेंट ड्रग है, बहुत अच्छी ड्रग है, आपको
एक्ने के ट्रीटमेंट में आपको जो ट्यूब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसमें ये आपकी क्रीम देंगे, उसमें ये क्लिंडामाइसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन एक्ने वल्गैरिस के ट्रीटमेंट में भी आपका यूज होता है टॉपिकली, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक्सक्लूसिव यूज हैं जो होते हैं। अदर देन दैट मैं ग्राम पॉजिटिव में आपको बता ही चुकी हूँ कि वैसे फर्स्ट चॉइस आपकी अलग हो सकती है, पेनिसिलिन यूज हो सकती है, सेफेलोस्पोरिन यूज हो सकती है, लेकिन अगर उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस होती है, ठीक है। पेनिसिलिन के लिए बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोगों में एलर्जिक नहीं भी है तो लेकिन बॉडी में रेजिस्टेंस आ गई है, अब पेनिसिलिन फर्क ही नहीं डाल रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, इस टाइप के नोकार्डियोसिस, इस टाइप के कोई भी इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे हम क्लिंडामाइसिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये सारा कुछ आपका कवर हो गया है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें मेंशन करना रह गया है कि जो मैंने बताया ना कि आपको ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये काम करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में हमने एक टर्म बार बार सुनी होगी, मैं हर बार लेक्चर में बताती हूँ आपको, एमआरएसए। एमआरएसए क्या होते हैं आपके, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन, ठीक है। ये स्टेफाइलोकोकल ऑरियस जो बैक्टीरिया है उसी का इन्फेक्शन है, और ये कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मिथिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो चुका है। मिथिसिलिन सबको पता है ना, पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उसका आपका क्या है, रेजिस्टेंट आपकी ड्रग है। मतलब जो बीटा लैक्टमेज हमें पता है कि जनरली क्या होता है कि पेनिसिलिन हम लेते हैं तो बीटा लैक्टमेज बैक्टीरिया के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो पेनिसिलिन को खत्म कर देता है, हमने बोला था ना, उसको तोड़ देता है बीटा लैक्टम रिंग को। तो जनरली जो हमारी मिथिसिलिन होती है वो इस चीज का की टेंशन उसके साथ नहीं होती है, वो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होती है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस एंजाइम से, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो हमारा बैक्टीरिया है वो मेथिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस कॉज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को ट्रीट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इतनी सारी एंटीबायोटिक हमने पढ़ी, हमने देखा कि मैक्सिमम कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी नहीं थी जो इसके अगेंस्ट काम करे। अगर एक बार ये स्टेफाइलोकोकल ऑरियस जो मिथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि मिथिसिलिन अगर इस पे काम नहीं कर पा रही है तो उसके बाद कौन काम करेगी। तो वैसे तो जो सबसे अच्छी ड्रग इसके लिए होती है वो वैनकोमाइसिन होती है, लेकिन क्लिंडामाइसिन भी आपकी क्या है, एमआरएसए के लिए यूज की जा सकती है। सबसे अच्छी की बात आई तो वैनकोमाइसिन, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर हम बात करें क्लिंडामाइसिन की तो क्लिंडामाइसिन भी एमआरएसए सेंसिटिव है, यानी कि इस टाइप के आपके ऑरियस स्टेफाइलोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। बहुत बार यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हाँ, तो ये आपका क्या है, सारा कुछ है अबाउट क्लिंडामाइसिन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वैनकोमाइसिन को स्टार्ट करेंगे जो कि ग्लाइकोपेप्टाइड है, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है कि जो ये क्लिंडामाइसिन है ना, क्लिंडामाइसिन नेचुरल ओरिजिन का नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारी एक और एंटीबायोटिक है जिससे ये क्या किया है, डिराइव किया गया है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, अगर बोल दिया जाए ना, तो ये देखो किससे डिराइव होता है, लिंकोमाइसिन। लिंकोमाइसिन हमारी एंटीबायोटिक है, नेचुरल ओरिजिन की है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये ऑब्टेन की जाती है, और लिंकोमाइसिन का ही सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन है, हमारा क्लिंडामाइसिन है। तो क्लिंडामाइसिन नेचुरल नहीं है, नेचुरल कौन है, लिंकोमाइसिन। और लिंकोमाइसिन से ही क्या बन रहा है हमारा, क्लिंडामाइसिन। और लिंकोमाइसिन कहाँ से मिलता है हमें, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो हमारी स्पीसीज है बैक्टीरिया की, वहां से मिलता है। क्लियर है, पूछा जाता है इसलिए ये बताना जरूरी है कि सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक सब पता होना चाहिए आपको कि नेचुरल है या नहीं है, ठीक है। और लिंकोमाइसिन खुद में क्या है, बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, इसीलिए इसे यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लिंडामाइसिन बनाया गया जो कि यूज होता है। और इसका भी आपको पता है कि इसका भी भाई टॉक्सिटी तो क्लिंडामाइसिन की भी है, इसीलिए ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं ना, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वैनकोमाइसिन को स्टडी करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।